हाँ भाई, आज का जो टॉपिक है वो इलास्टिसिटी है। ये हमारा न्यू चैप्टर है, ये यूँ कह सकते हैं क्लास 11th का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। अब वो लोग इसे वीडियो देखते हैं, अरे तो लाइक करने का पैसा पड़ता है, बताओ। अच्छा पड़ता है क्या पैसा कि एक लाइक कर दो तो पैसा बढ़ेगा? अरे यार लाइक क्या कर दिया करो सब लोग। मैंने देखा, मतलब अब मेरी भी आदत, मतलब दूसरे क्या कहें, वीडियो देख लेंगे किसी का भी पड़ा हो, लेकिन एक हल्का सा ऐसे टच करने में पता नहीं कौन सी टेंशन हो जाती है। क्या टेंशन होती कुछ टेंशन। तो जिसके वीडियो देखो यार लाइक क्या करो तो उसको थोड़ा मतलब अच्छा लगता नहीं लगता है। खैर अपने टॉपिक की बात करते हैं, इलास्टिसिटी की बात करते हैं। तो ये इलास्टिसिटी है क्या एक्चुअल में? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। जो सब्सटेंस होते हैं, ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। जो सब्सटेंस होते हैं उनको एक्चुअल में नेचर वाइज हम लोग टू टाइप में डिवाइड करते हैं। नाम समझ लेना दोनों का, फिर मैं बताऊंगा। एक होता है इलास्टिक सब्सटेंस और दूसरा होता है प्लास्टिक सब्सटेंस। देखो ये दो वर्ड हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक। बोथ आर इन अपोजिट इन नेचर, बोथ आर अपोजिट इन नेचर। जो ज्यादा इलास्टिक होगा वो कम प्लास्टिक होगा, और जो ज्यादा प्लास्टिक होगा वो कम इलास्टिक होगा। लेकिन अब आप कह रहे होगे सर पहले जब बताओ तो इलास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या है। अब हम आपको इलास्टिक नेचर और प्लास्टिक नेचर समझाता हूं, मैं बताता हूं आपको या इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या है, थोड़ा लॉजिकली समझे। इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल virtue of which the substance opposes to change in its shape and size। मतलब कहने का जो इलास्टिसिटी है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, सब्सटेंस की, कि अगर उस सब्सटेंस से बने किसी ऑब्जेक्ट को आप डिफॉर्म करना चाहें, टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें, जिगजैग करना चाहें, तो वो उसका अपोज करे, वो अपने शेप में चेंज का अपोज करे। ये अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। जो सब्सटेंस कंपैरेटिव दूसरे से ज्यादा अपोज करे वो मोर इलास्टिक हुआ, और जो कम अपोज करे वो मोर प्लास्टिक हुआ। जैसे ए और बी दो सब्सटेंस हैं, ए ने ज्यादा अपोज किया, बी ने कम अपोज किया, तो कंपैरिजन करेंगे तो ए इज मोर इलास्टिक देन बी या बी इज मोर प्लास्टिक देन ए। हर एक सब्सटेंस में इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, उनके अमाउंट में अंतर होता है। जैसे मैं कहूं एक रबड़ की बॉल है और एक स्टील की बॉल है, आप दोनों को प्रेस करिए, कौन ज्यादा अपोज करेगी? स्टील। कौन ज्यादा अपोज करेगी? स्टील बॉल ज्यादा अपोज करती कि नहीं करती? लेकिन रबर बॉल क्या अपोज ही नहीं करती क्या? करती है ना, बट स्टील के कंपैरिजन में कम करती है। तो हल्की फुल्की इलास्टिसिटी उसमें भी है, रबड़ में भी। लेकिन कंपेयर अगर करना हो विच वन इज द मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, तो आप क्या कहेंगे? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। बोलो भाई जी, नहीं समझ में आई बात? तो इलास्टिसिटी के सेंस में दिमाग में ये रखिएगा आप कि वो प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जिसकी वजह से सब्सटेंस अपने ऑब्जेक्ट में जो साइज या शेप में चेंज आप लाने की कोशिश कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से, उसका अपोज करे, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, आइए डेफिनेशन लिखाते हैं पहले। तो लिखिए जरा एक लाइन में, सच प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, आप मटेरियल भी लिख सकते हैं सब्सटेंस की जगह। सच प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच it can opposes to change in its shape। और एक बात, जिस फोर्स से आप शेप को अपोज कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं? और अगर वो फोर्स हम हटा लें तो ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी वाली शेप को रिगेन कर लेता है। तो एक लाइन और आगे लिखो लो इसी में, when we remove the deforming force, object regain its initial shape। तो इलास्टिसिटी ये मैंने प्रॉपर्टी बताई। यहां एक एग्जांपल लिख लो, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर।
स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अब आइए थोड़ा सा आगे की बात करते हैं हम लोग। इलास्टिसिटी में ही एक टर्म आता है जिसका नाम है स्ट्रेस। अब आप स्ट्रेस समझेंगे, व्हाट इज स्ट्रेस, क्वेश्चन ये बनता है। देखिए स्ट्रेस तो हम लोग बहुत लोग कहते हैं यार भाई जी आज मैं बड़ा स्ट्रेस में हूं, कहते हैं ना, वो स्ट्रेस एक अलग स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस उससे थोड़ा और डिफरेंस है। दोनों स्ट्रेस में कॉमन एक चीज है, फोर्स। दिमाग पे जब ज्यादा फोर्स लगा होता है तो स्ट्रेस कहते हैं, या कुछ लोग प्रेशर कहते हैं, भैया दिमाग में बड़ा प्रेशर है मतलब स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस एक काइंड का प्रेशर ही है, या प्रेशर एक काइंड का स्ट्रेस ही है। आइए मैं स्ट्रेस को डिफाइन करूं, अगर मैथमेटिकली बात करूं तो स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। ध्यान रखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट में पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगाया है डिफॉर्म करने के लिए, उसको भाई डिफॉर्म करना चाहते हैं हम लोग, एक गिलास लीजिए स्टील का, उसको दबाइए ऐसे तो डिफॉर्म हो रहा है नहीं, स्टील की बॉल लीजिए उसको प्रेस करिए, तो जो पर यूनिट एरिया आपने फोर्स लगाया होता है उस फोर्स को ही हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या तैयार होगी, देखो जरा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अरे ये प्रेशर ही तो होता है, याद करो, है ना, प्रेशर इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, आगे बताऊंगा मैं भी। तो पहली डेफिनेशन लिख लें, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। फॉर्मूला लिख दें, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। देयर आर 3 टाइप्स। ये जो स्ट्रेस है इसकी 3 कैटेगरी हमने बनाई है। पहला नंबर डाल दें, फर्स्ट नंबर, ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब इसको समझना जरा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस तब वर्क करेगा जब लेंथ में हम लोगों ने फोर्स लगा करके उसको इंप्रूव करने की कोशिश की हो। सेकेंड है, बस नाम सुन लेना इसके, इतना जानकारी बहुत है आपके लिए। सेकेंड हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। और थर्ड नंबर होता है नॉर्मल स्ट्रेस। ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है ना, यही प्रेशर बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। जो प्रेशर एक्चुअल में वो नॉर्मल स्ट्रेस है। मैंने कहा था प्रेशर इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो कौन से काइंड है ये, जिसको नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे वही स्ट्रेस प्रेशर होता है, या प्रेशर का दूसरा नाम नॉर्मल स्ट्रेस है। इन तीनों के नाम नोट कर लीजिए। देखिए स्ट्रेस जानने के बाद हम जरा इसकी यूनिट और डायमेंशन और जान लेते हैं। देखिए यूनिट क्या बनेगी इसकी, आप अगर स्ट्रेस की आपसे कोई यूनिट पूछ दे सपोज करिए, तो आप क्या कहेंगे भाई जी बताओ, फोर्स की यूनिट और एरिया की यूनिट। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, तो न्यूटन पर। कोई दिक्कत। अच्छा डायमेंशन की बात कर दूं, अगर मैं डायमेंशन की बात कर देते तो फोर्स की होती है mlt माइनस 2, और ये हो गया L2, तो क्या हो गया ml इनवर्स t माइनस 2। बताओ भैया कोई डाउट, ये भी नोट कर लो। अच्छा और एक लाइन और लिख लो, स्ट्रेस इज, देखो स्केलर वेक्टर की बात करते हैं ना, ये टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस क्या है, टेंसर, लिख लेना, स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी, ना स्केलर ना वेक्टर, नोट कर लो। तो देखिए स्ट्रेस का जितना जानकारी चाहिए थी उतनी मैंने आपको दे दी। अब हम स्ट्रेन पर आ रहे हैं, यानी इसकी और एक टाइप हम बात करेंगे, एक और चीज पे शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेन। स्ट्रेन का दूसरा सेंस होता है डिफॉर्मिटी। स्ट्रेन क्या है, मैं इसको बात करता हूं इसके बारे में। स्ट्रेन डाल दे आर्टिकल। स्ट्रेन एक तरह का डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मिटी है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए एक वायर लिया और उसको प्रेशर ऐसे फोर्स लगा करके इसे खींचा तो उसकी लेंथ बढ़ गई, तो उसकी लेंथ बढ़ाने में एक तरीके से लेंथ में डिफॉर्मेशन हुआ, चेंज आया, वहां पर स्ट्रेन होगा। अगर हम सपोज करो कोई मेटेलिक शीट है, उसका एरिया बढ़ा दे पीट पीट के, खींच खींच के, कैसे भी, तो जब एरिया बढ़ जाएगा तो एरिया में डिफॉर्मेशन हुआ। अगर बैलून लीजिए फुला दीजिए तो ये वॉल्यूम में वेरिएशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो वेरिएशन होता है, चेंज होता है किसी भी चीज में, किसी भी डायमेंशन में,
तो होता क्या है इसका एक्चुअल में, स्ट्रेन का जो डेफिनेशन होती है वो एक्चुअल डेफिनेशन होती है चेंज इन डायमेंशन अपॉन चेंज इन डायमेंशन बाय इनिशियल डायमेंशन या ओरिजिनल डायमेंशन। ये तो मतलब एक तरीके से जनरल डेफिनेशन है। डायमेंशन मतलब लेंथ भी है, डायमेंशन मतलब एरिया भी है, डायमेंशन मतलब वॉल्यूम भी है। तो अगर हम प्रॉपरली ना बोलें, ऐसे जनरल तरीके से ना लें, एग्जाम्पल के तरीके से लें, तो लेंथ में चेंज देखो, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये जो रेशियो बना इसको क्या बोलोगे, स्ट्रेन। कुछ लोग चेंज इन लेंथ को स्मॉल लेटर लेते हैं और कैपिटल एल ले लेते हैं इनिशियल को, मतलब एक ही बात है। आप चाहें तो इस तरह से लिखें और चाहे इस तरह से लिखें, मतलब चेंज जिसको बोलोगे वो ऊपर रहेगा और जो इनिशियल वैल्यू थी वो नीचे रहेगी। अगर हम मान लो एरिया की बात करते हैं, चेंज इन एरिया बाय इनिशियल एरिया, ये भी स्ट्रेन है, बात समझना। अगर वॉल्यूम की बात करें, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, देखो ये भी स्ट्रेन है। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, सिर्फ सुपरफिशियल स्ट्रेन है सरफेस वाइज, और ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। यानी स्ट्रेन को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। देखो पहली है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा हो जाएगा, इसको सियरिंग स्ट्रेन भी बोलते हैं, एंगल भी चेंज होता है यहां पर, सियरिंग स्ट्रेन। और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की डेफिनेशन पहले लिखना है आपको, लिखिए द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन एंड द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन एंड इनिशियल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। फार्मूला लिख दो, स्ट्रेन इज इक्वल टू ये ऐसे चेंज इन डायमेंशन बाय इनिशियल डायमेंशन, और देयर आर 3 टाइप्स करके इतना पूरा नोट कर डालो। अब देखिए, अब जैसे स्ट्रेन है, अच्छा इसकी डायमेंशन यूनिट की अगर हम बात करें, आपसे थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा, क्या इसकी कोई यूनिट बना सकते हो आप, क्या मीटर बाय मीटर है, कैंसिल। इसकी यूनिट बना सकते हो क्या, मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर है। इसकी यूनिट बना सकते हो क्या आप, मीटर क्यूब बाय मीटर क्यूब। मतलब ये सब यूनिटलेस हैं और डायमेंशनलेस हैं। तो लिख लो एक लाइन, स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक पॉइंट डालो, एक हेडिंग डालो, मतलब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी यानी इलास्टिसिटी की लिमिट क्या है। अब मैं थोड़ा इस पे डिस्कस करता हूं, व्हाट डू मीन बाय लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो सुन लीजिए, हर एक वर्क या इवेंट या फिनोमिना की अपनी एक लिमिट होती है। इलास्टिसिटी की लिमिट का मतलब जरा समझना भाई, जैसे आपसे कोई उल्टा सीधा कुछ कहे नहीं, तो हम लोग 1-2 बार उसकी बात सुन सकते हैं, अवॉइड कर देंगे कि नहीं। लेकिन वो लगातार बदतमीजी करता जाए तो कभी तो आप कहोगे भैया बस लिमिट खत्म, नहीं कहते हैं। यानी जब आपका नेचर जो है उससे भी ज्यादा कुछ काम कर दिया जाए आपके ऊपर, तो नेचर में अचानक चेंज आ जाता है। बहुत सीधा बच्चा हो, एकदम बिल्कुल साइलेंट रहने वाला, लेकिन उसको आप परेशान करते जाओ तो कोई तो समय वो अपने नेचर, एक्चुअल नेचर से अलग बिहेव करने लगेगा। यानी वो अपनी उस लिमिट को पार हो गया मामला। ऐसा यहां पर है। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझना जरा। एक स्प्रिंग ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे, और ऊपर हुक में फंसा दीजिए, हैंग कर दीजिए ऐसे। ये मान लीजिए हुक लगा है, इस हुक में हमने एक स्प्रिंग को फंसा दिया, ठीक। और यहां पर एक छोटा सा मास हमने हैंग किया 100 ग्राम। तो क्या स्प्रिंग ऐसे नीचे को खींचेगी नहीं, क्या खींचेगी। सपोज करो इस सामने तक खींच गई एग्जांपल में। अब हमने इसको रिमूव कर दिया 100 ग्राम को, तो क्या होगा, वापस वहीं आ गई, रिगेन इट्स साइज। बोलो, अब किस बार हमने 100 हटा करके 200 धर दिया, तो और मोर इलास्टिक, देखो मोर स्ट्रेच, लेकिन फिर हटाओ, फिर रिगेन करेगी। ये बार बार हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएं, 100, 200, 300, 400 ऐसे समथिंग, तो इसकी लेंथ लगातार बढ़ती जाएगी।
और हटाते जाएंगे तो फिर वापस जाती जाएगी। लेकिन कभी तो ऐसा वेट आएगा कि जब ये खिंचेगी और हम वेट हटाएं तो पूरी तरह वापस नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत खिंची रह जाएगी, उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग लेफ्ट इनसाइड दैट, यानी उसकी इनिशियल लेंथ वापस मिलेगी नहीं कभी, फिर थोड़ा सा खिंच के रह जाएगी। कभी ऐसा कि देखा होगा स्प्रिंग वगैरह में, देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने कभी? पेन की स्प्रिंग देख लीजिए, अब पेन में स्प्रिंग होती जो, उसको निकालिए, थोड़ा सा खींचिए, छोड़ दीजिए तो वो ऐसे चलिए, और थोड़ा ज्यादा खींच दीजिए फिर नहीं जाएगी वापस। मतलब उसने अपनी प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी लॉस कर दी। यानी एक लिमिट तक अगर आप वेट अप्लाई करो, स्ट्रेस अप्लाई करो, तो ऑब्जेक्ट में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, रहती है। उससे ज्यादा अगर अप्लाई कर दोगे तो उसकी प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी। वो अप्लाइड वैल्यू स्ट्रेस की जिसके बाद ऑब्जेक्ट की इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज हो जाए, लॉस हो जाए, उस वैल्यू को बोलते हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू अप्लाइड स्ट्रेस की जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी लॉस्ट कर दे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है। नहीं समझ में आई बात क्या? लिख लीजिए, दो एक लाइन दो लाइन में लिखिए, सच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ applied stress after which object lost their property of elasticity. The object lost their property of elasticity means it does not regain its perfect initial shape and size. It does not regain its perfect initial shape and size is known as limit of elasticity. Limit of elasticity यानी सुन लीजिए, इलास्टिसिटी से रिलेटेड जितने फिनोमिना हम पढ़ेंगे, जितनी चीजें समझेंगे, उनमें यह कंडीशन रहेगी कि लगाया गया स्ट्रेस कभी लिमिट से ज्यादा ना हो। लिमिट के अंदर अगर आप अप्लाई करोगे तो ही इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में आप स्टडी सही से कर पाओगे। ज्यादा लगा दोगे, इलास्टिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, फिर बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बस फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि इसका नेचर हमने कुछ और पढ़ा था, अब आ कुछ और रहा है। तो आइए देखते हैं जरा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, की पॉइंट, वो है, हेडिंग डालो हुक्स लॉ। हुक्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो, यही इसका मेन पॉइंट है, हुक्स लॉ। हुक ने क्या बताया भैया, जरा इसके बारे में बात करते हैं। हुक्स लॉ है क्या, जरा समझते हैं। देखिए, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन तो यही, विद इन इलास्टिक लिमिट। कंडीशन फर्स्ट क्या है, मैंने क्या बोला कि अब हम जो कुछ स्टडी करेंगे उसमें यह कंडीशन सबसे पहले बोलेंगे, क्या, विद इन इलास्टिक लिमिट। हुक ने कहा था विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बात को समझिएगा भाई, आराम से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू हुक, विद इन इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain, means when we improve stress then strain also improve। बोलो भाई, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ये प्रैक्टिकली भी आप देख पाते हो। फिर देख भाई, स्प्रिंग लिया था, जैसे जैसे हमने वेट बढ़ाया वैसे वैसे खिंचाव बढ़ा, स्ट्रेचिंग बढ़ी कि नहीं बढ़ी बताओ। लेकिन ये तब तक के लिए सही है जब तक कि आप विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर काम कर रहे हो। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लिखते हैं बताओ, एक कांस्टेंट डालते हैं, यहां पर कांस्टेंट कैपिटल ई लेटर डालेंगे। क्यों डालेंगे भाई, क्योंकि इलास्टिसिटी पढ़ रहे हो आप भाई, तो सिंबल ही डाल दिया। तो ई इज इक्वल टू क्या बन गया है, देखो, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। बताओ भैया जी, ये जो फॉर्मूला आया ये हुक्स लॉ है, और यहां पर जो ई आया, where E is called मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको क्या बोलते हैं,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है भैया जी, हुक्स लॉ थोड़ा समझ में आया आपको कि नहीं आया बताओ? हुक्स लॉ में एकदम सिंपल सी बात है। पहली बात विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी औकात के अंदर। सीधी सीधी अगर स्टेट लैंग्वेज की बात करें तो क्या कहेंगे? औकात के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉस लोग नहीं कभी अपने वर्कर पर रंगबाजी झोंकते हैं, तो रंगबाजी वर्कर कब तक सुनता है? जब तक बॉस अपनी औकात में रहता है। और बॉस अगर औकात क्रॉस कर गया, ज्यादा बदतमीजी से बात करने लगा, तो वर्कर कहता है ऐसा आज हम जॉब छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बदला निकाल लेंगे। होता है। और फिर लास्ट में डायलॉग मारता है कि बस अब औकात के अंदर, यानी मतलब होता है उसका विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर उसको वो अगर फिजिक्स के हिसाब से किसी को गाली दे, इस तरह बोले, तो क्या कहेगा? विद इन इलास्टिक लिमिट। तो चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, उसके अंदर लिखें विद इन इलास्टिक लिमिट। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट, stress is directly proportional to strain। और अब आप इतना पूरा लिख डालो। देखिए हम लोग यहां से यूनिट और डायमेंशन और फाइंड कर ले जरा प्लीज। यूनिट जरा देखना, गौर से देखना। स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हो रही ना। स्ट्रेस की यूनिट क्या बनाई मैंने बताओ पीछे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन की बनाई थी हमने, स्ट्रेस की बनाई थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन की क्या बनाई थी कोई बता सकता है? स्ट्रेन हैव नो डायमेंशन नो यूनिट। तो स्ट्रेन हैव नो डायमेंशन नो यूनिट, तो कुल मिला किसकी यूनिट बन गई? तो लिख लो इलास्टिक मॉडुलस की जो यूनिट है वो क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन भी यही बन जाएगी। क्या बन जाएगी बताओ भैया? ml इनवर्स t माइनस 2। ये नोट कर लो इसका।